सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम विकारी शब्द का जो चौथा प्रकार है क्रिया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्या होती है क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, और उस कार्य को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, हंसना, गाना आदि, यह सब किस में शामिल होते हैं? क्रिया में शामिल होते हैं। सरल शब्दों में कहें कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को हम क्रिया कह सकते हैं। तो साधारणतः क्रिया के 4 प्रकार हैं। आज हम उन चारों प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है सकर्मक। तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, मतलब कि काम उपस्थित होता है, हम काम कर रहे हैं, वह उसमें दिखाई देता है, रहता है, और उसका असर कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है। अब कर्ता मतलब कि जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म का मतलब होता है काम। यदि जो कार्य कर रहा है उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हो रहा है तो वह क्रिया किस पे होगी? क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। परिभाषा क्या है? जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझेंगे। रमेश फल खाता है। अब यहाँ पर कर्ता हो गया रमेश और फल खाना, यह क्या हो गया? कर्म हो गया। तो यहाँ पर रमेश के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। किसके ऊपर असर पड़ रहा है? फल के ऊपर असर पड़ रहा है। मतलब कि रमेश फल खाता है, तो फल खाएगा तो फल खत्म हो जाएगा। तो रमेश के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि रमेश पर कोई भी इसका असर नहीं हो रहा है। दूसरा है रमा सब्जी बनाती है। अब रमा यह करता है और सब्जी बनाना यह कर्म है। यहाँ पर भी रमा के ऊपर असर न होकर किसके ऊपर असर हो रहा है? सब्जी के ऊपर असर हो रहा है, यानी कि सब्जी वहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगी? ये सकर्मक क्रिया होगी। विकास पानी पीता है। अब यहाँ पर भी विकास यह क्या है? करता है, और पानी पीना यह क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर भी विकास के ऊपर असर न होते हुए किसके ऊपर हो रहा है? पानी के ऊपर असर हो रहा है। तो इसलिए यह भी क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम कुछ शब्द जैसे हैं पढ़ना, लिखना, पकड़ना, काटना, छोड़ना, सीखना, देना, बेचना, अगर ये सब शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया में कर्ता होता है, कर्म भी होता है, दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु जो क्रिया का जो असर है वह कर्ता पर न होकर किस पर होता है? कर्म पर पड़ता है। इसलिए वह क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक, सकर्मक, कर्म मतलब कर्म के साथ यहाँ पर वह उपस्थित होती है। दूसरा जो प्रकार है अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया का मतलब जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया यहाँ पर देखिए कर्म उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर आप जो भी वाक्य होगा वहाँ पर आपको कर्म नहीं होगा, कर्म लिखा नहीं होगा, उपस्थित ही नहीं होगा। जो भी असर हो रहा है क्रिया का वह कर्ता पर ही होता है, तो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, श्याम पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो श्याम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं दिया है, यहाँ पर सीधा सीधा बताया है कि श्याम पढ़ रहा है, तो श्याम के ऊपर असर हो रहा है, इसका असर श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। राजेश दौड़ता है, अब राजेश पर इसका असर हो रहा है क्योंकि वो दौड़ेगा तो राजेश थक जाएगा, तो यहाँ पर जो असर हो रहा है क्रिया का वह किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पूजा हंसती है, अब यहाँ पर भी हंसना, हंस कौन रहा है, पूजा, यानी पूजा करता है, कर्ता पर असर हो रहा है, कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। मेघनाथ चिल्लाता है, अब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, यह भी किस पे असर कर रहा है, मेघनाथ के ऊपर असर कर रहा है, इस यानी कर्ता पे असर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में यही अंतर है कि अकर्मक क्रिया में जो कर्म होता है वह उपस्थित नहीं होता है, इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अभाव मतलब कि वह वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे कि आना, जाना, उठना, बैठना, घूमना, रोना, जागना। अगर ऐसे शब्दों का उल्लेख वाक्य में किया गया है तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया में आ जाएगा। जैसे कि पिंकी रो रही है, अब पिंकी रो रही है तो उसका असर पिंकी पे ही पड़ेगा, दूसरे किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ने वाला, ना कर्म पर पड़ने वाला है, तो इसलिए वह क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तीसरा जो प्रकार है सहायक क्रिया, नाम से ही प्रतीत होता है सहायक, सहायता करना। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में है कि जो वाक्य में मुख्य क्रिया होती है, मेन जो वर्ब होता है, उसको अगर कोई दूसरी क्रिया सहायता करती है तो वह क्या हो जाती है, सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कि जो मेन वर्ब की सहायता करे वह क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है। जो सहायक क्रियाएं होती है वह जो मुख्य जो क्रिया होती है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह सहायता करती है। उदाहरण जैसे कि मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब देखो वाक्य में यहाँ पर हम सरलता से पहचान लेंगे कि सहायक क्रिया, एक ही वाक्य में दो क्रियाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर एक मुख्य क्रिया होगी और दूसरी सहायक क्रिया होगी। अब यहाँ पर है मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो रहना और पड़ेगा यहाँ पर दो क्रिया है, तो रहना ये मुख्य क्रिया है और पड़ेगा यह सहायक क्रिया है, और इसका हमें जो सहायक रूप होता है वह लिखना पड़ता है, यानी पड़ेगा का मतलब होता है पढ़ना, तो हमें वह ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है, पढ़ेगा, और उसका जो सहायक रूप हो जाएगा पढ़ना। दूसरा उदाहरण है करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। अब यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, ले और आया। ले आया और आया यह क्या है, सहायक क्रिया है, और ले यह मुख्य क्रिया है। तो आया का जो सहायक क्रिया बनेगा, जो सहायक रूप होगा वह क्या बनेगा, आना। आया का आना हो जाता है। उसके बाद में पुस्तक को बेच दो। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, बेच और दो। जो सहायक क्रिया है दो है, तो हमें सहायक क्रिया दो लिखकर उसका जो सहायक रूप है, दो का मतलब क्या होता है, देना, वह हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है पिताजी बाजार में बैठ गए। अब यहाँ पर भी दो क्रिया है, बैठ गए, तो गए यह सहायक क्रिया है, और गए का मतलब क्या होता है, सहायक रूप जाना, वह हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चे मैदान में खेलने लगे। तो यहाँ पर भी दो क्रिया है, खेलने और
लगे। खेलने यह मुख्य क्रिया है और लगे यह क्या है, सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया यहाँ पे लगे का क्या हो जाएगा, लगना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो सहायक क्रिया होते हैं, उसका हमें सहायक रूप ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। जैसे कि दो का देना, गए का जाना, लगे का लगना, पढ़े का पढ़ना, यह सब क्या है, दिया होगा तो देना। ऐसा अगर सहायक क्रिया दी रहती है तो हमें ब्रैकेट में सहायक क्रिया का हमें रूप भी लिखना पड़ता है। तो सहायक क्रिया क्या होती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को परिपूर्ण करने के लिए जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। हम वाक्य में सहायक क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं कि जब एक ही वाक्य में दो क्रियाएं दी गई हो तो वहाँ पर सहायक क्रिया होती है, और ज़्यादातर सहायक क्रिया आपको वाक्य के अंत में ही देखने को मिलती है। उसके बाद चौथा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या, जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवा रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है एक व्यक्ति अगर अपना काम खुद न करते हुए दूसरों से वह काम करवा रहा है तो वहाँ पर वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि मैं अगर आपको कोई काम दे रही हूँ तो आपको जो मैं काम दे रही हूँ वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी कि मैंने आपको प्रेरणा दी इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया लिखने के जो नियम है उसके जो रूप है वो दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक रूप और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो सबसे पहले हमें 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, मूल शब्द, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो मूल शब्द जो दिया हुआ शब्द होता है जिसका हमें प्रेरणार्थक रूप बदलना है वहाँ पर हमको वह लिखना है। और जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ज़्यादातर वाक्यों में शब्दों में हमें प्रथम प्रेरणार्थक में आना जोड़ना पड़ता है शब्द के पीछे, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के पीछे में हमें बनाते समय हमें शब्द के पीछे वाना जोड़ना पड़ता है। ज़्यादातर शब्दों में हमें आना और वाना यह जोड़कर हमारा प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आसानी से बना सकते हैं। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पहले से ही आना शब्द जोड़ा होता है, वाना शब्द पहले से ही हम उसका उच्चारण वैसे करते हैं, तो वहाँ पर जो उच्चारण है वह थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहाँ पर जैसे कि पहला उदाहरण दिया है चलना। अब चलना में हम आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चलाना, और उसमें वाना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चलवाना। इसी प्रकार गिरना, तो उसमें आना जोड़ दिया तो गिराना, वाना जोड़ दिया तो गिरवाना। रोना का, अब यहाँ पे देखो रोना में ऑलरेडी आना जोड़ा हुआ है, रोना, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, रोनाना नहीं बोल सकते हम, रोनाना या रोनवाना, रोनवाना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रोना का रुलाना हो जाएगा, और उसका जो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है वो क्या हो जाएगा, रुलवाना हो जाएगा। फिर उसके बाद में लिखना, उसमें आना जोड़ देंगे लिखाना, और उसमें वाना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखवाना। उसके बाद है दौड़ना, दौड़ना में आना जोड़ देंगे तो दौड़ाना, और वाना जोड़ देंगे तो दौड़वाना। अब एक शब्द है जैसे लेटना। अब लेटना का यहाँ पर देखो हम ये नहीं बोल सकते कि लेटाना, लेटाना शब्द होता ही नहीं है, लिटाना होता है। हम लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं लेट लो, लेट जाओ या लेटा दो, ऐसा नहीं होता है। उसका वहाँ पर जो शब्द होता है वो क्या होता है, लिटाना, कि लेटने का क्या हो जाएगा, लिटाना, और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा, लिटवाना
हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी शब्द आपको मूल शब्द दिए हैं और उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको बनाना है, तो इसी प्रकार से आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 3 कॉलम बनाने के बाद में आपको जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप उसमें आना जोड़ना है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना जोड़कर आपको प्रेरणार्थक रूप में क्रिया को बदलना है। यह बहुत इजी है, सरल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको यह बहुत आसान लगेगा। आपके पास जो ग्रामर की किताब है उसमें से आपको यह पूरा देखकर अच्छे तरीके से उसके और एग्जाम्पल देखकर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही यह प्रेरणार्थक क्रिया बहुत आसान लगने लगेगी। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आशा करती हूँ कि आप सभी को क्रिया के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से समझी होगी और इससे संबंधित गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ, वह आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।